नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं निबंध लेखन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निबंध लेखन या एसे राइटिंग मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विषय होता है, जिस पर दोस्तों अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप सभी दोस्तों को आज मैं बताऊंगा कि निबंध लेखन या एसे राइटिंग कैसे करें, कैसे निबंध लेखन की तैयारी करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है सभी दोस्तों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा कि निबंध लेखन या एसे राइटिंग, ये आपका हमारा टॉपिक है जो आज हमें इसके बारे में बात करनी है और बहुत ही विस्तार से चर्चा करनी है। बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है कि निबंध लेखन कैसे हमें तैयार करना चाहिए, कैसे करें जीरो से इसकी तैयारी, ये हमें देखना है। और कैसे 90+ अंक एवरी टाइम आई हैव स्कोर्ड इन द एसे राइटिंग। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि पीसीएस हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या बीईओ की परीक्षा हो, सभी में निबंध लेखन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप सबको पता होना चाहिए। और निबंध लेखन में आप जितने बेहतर स्कोर करेंगे उतना ही बेहतर आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो जहां पर 150 अंक आपको निबंध के आते हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी हो जिसमें 120 अंक का निबंध पूछा जाता है, और चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो जिसमें 100 अंकों का निबंध आपका पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले, दिस इज द लाइव सेशन। एक बार जब सभी लोग क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल दबा लें। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे एप्लीकेशन पर विजय बेस्ट 3.0 आरओ की नए पैटर्न पर संपूर्ण तैयारी आपको करा रही है, जिसमें आपको एनसीईआरटी आधारित क्लासेस, स्पेक्ट्रम आधारित क्लासेस और लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस दी जा रही हैं, जो नए पैटर्न के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्लस इसमें आपको हर टॉपिक के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग और असर्सन निधन वाले क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, वो भी लाइव क्लासेस के माध्यम से। और हर संडे को दोस्तों आपका एक वीकली टेस्ट होगा जो नए पैटर्न पर आधारित है, जैसा कि 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस के पेपर में देखने को मिला। तो आप सभी लोगों को अब देर नहीं करनी है। इस बैच में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, और बैच को ज्वाइन कीजिए। और 6 जनवरी से क्लासेस की स्टार्ट हो गई हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर करिए, जैसा कि आयोग आपसे कह रहा है। ठीक है, चलिए। और जो लोग यूपीपीसीएस 2025 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच का लिंक दोस्तों आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल गया होगा। 6 जनवरी 2025 से ये बैच आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और ज्योग्राफी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स प्री और मेंस के लिए कॉमन है उनको हम लोग पहले करेंगे अभी, और जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे सोसाइटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जीएस पेपर 1 2 3 के सब्जेक्ट प्लस एथिक्स, वो हम लोग प्री और मेंस के बीच में करेंगे। और ऐसे हम लोग पूरी तैयारी अपनी कंप्लीट कर लेंगे 2025 के लिए। प्री और मेंस के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट बैच है दोस्तों। आप लोग इसे हमारे एप्लीकेशन पर फटाफट से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके और इसे ज्वाइन कीजिए और पूरी तैयारी शुरू करिए। इसकी क्लासेस भी 6 जनवरी से आपको स्टार्ट हो गई हैं, आप सभी लोगों को मिल रही हैं। तो फटाफट कीजिए और समय ना गवाइए, अच्छी तैयारी ही आपको सफलता दिलाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसे राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जीरो से कैसे शुरू करें। ऐसे राइटिंग जीरो से कैसे शुरू करें दोस्तों, ये दोस्तों आपको क्या करना है, ये दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। और सबसे बेसिक तरीके से बताऊंगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने ये सेशन देख लिया तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आप किसी भी ऐसे में, किसी भी निबंध में आप मास्टर हो जाएंगे दोस्तों, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं आपका ऐसे राइटिंग, ये आज का हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले आपको ऐसे को समझना पड़ेगा, ऐसे का प्रारूप क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले अगर बात करें हम निबंध के पेपर की, तो यहां पर 3 प्रमुख परीक्षाओं को मैं लेकर चल रहा हूं। यहां पर यूपीपीसीएस की परीक्षा है, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी है आरओ की परीक्षा, यहां पर आपकी समीक्षा अधिकारी या आरओ की परीक्षा है, और इसके बाद दोस्तों आपकी परीक्षा कौन सी है, आपकी है यूपीबीईओ की परीक्षा। यूपीबीईओ की परीक्षा है। ये 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जहां पर आपको निबंध का पेपर देखने को मिलता है। और सबसे पहले अगर बात करें तो यूपीपीसीएस में आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। यहां पर 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। आरओ में भी आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। और यहां पर जो बीईओ की वैकेंसी है,
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की यहां पर आपको 2 निबंध देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे अगर अंकों की बात करें तो यहां पर 50 अंक का आपका एक निबंध होता है। ठीक है, 50 अंक का आपका क्या है, एक अंक निबंध है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, प्रति निबंध आपको 50 अंक मिल रहे हैं। यहां पर दोस्तों प्रति निबंध आपको 40 अंक मिल रहे हैं, 40 मार्क्स मिल रहे हैं। और यहां पर दोस्तों अगर बीईओ की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों प्रति निबंध आपको क्या मिल रहा है, 50 अंक दोस्तों मिल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण चीज तो दोस्तों सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं जो आपको यहां ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद दोस्तों बात करें शब्द सीमा की। शब्द सीमा की बात करें तो यहां पर शब्द सीमा जो होती है ये 700 शब्द होती है एक निबंध की। 700 शब्द प्रति निबंध आपको यहां पर लिखना है यूपी पीसीएस की परीक्षा में। इसके बाद दोस्तों यहां पर 600 शब्द सीमा होती है, 600 शब्द लिखना है प्रति निबंध। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको 700 शब्द प्रति निबंध आपको लिखना होता है यूपी बीईओ की परीक्षा में, जिसका सिलेबस भी मैंने आपका प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, कंप्लीट डिटेल आपको बताई थी। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं बीईओ के बारे में जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं उनको बता दूं कि ये आपका सिलेबस है। और यहां पर देखिए शब्द सीमा 700 ली है, यहां पर सीधे सीधे आप देख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर दोस्तों ये आपका पैटर्न है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप सभी दोस्तों को ध्यान रखना चाहिए और सबसे बेसिक स्टेप है जो आपको पता हुई होना चाहिए दोस्तों निबंध लेखन के बारे में। क्लियर, सभी लोग समझ में आ रहा है दोस्तों, सबको सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर टोटल अंक कितने हो गए, तो कुल अंकों की बात करें, यहां पर कुल अंकों की बात करें दोस्तों, यहां पर दोस्तों कितने निबंध आते हैं, तो कितने निबंध आपके पूछे जा रहे हैं, तो संख्या यहां पर निबंधों की क्या है, यहां पर कितनी संख्या है, नंबर कितने आपको कितने निबंध लिखने हैं, तो यहां पर आपका 3 है। यहां पर अंक कितने हैं दोस्तों, यहां पर आपको अंक दिए हैं। ठीक है, प्रति निबंध। यहां पर दोस्तों शब्द सीमा कितनी है, तो शब्द सीमा आपकी है यहां पर सीधे सीधे अगर आप देखते हैं तो 700 शब्द पर निबंध। और अगर कुल अंकों की बात करें तो कुल अंक की बात करें तो निबंध का पेपर कितने अंक का होता है, ये दोस्तों होता है 50 गुणे 3 अर्थात 150 अंक। मतलब 50 गुणे 3 अर्थात कितना हो गया, तो 150 अंक आपके हो गए। मतलब 3 निबंध आपको लिखना है, 50 अंक का एक निबंध है, गुणा कर दीजिए तो आपका 150 अंक यहां पर निबंध का हो गया। इसी सिमिलरली अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों, यहां पर क्या होगा, यहां पर 40 अंक है तो 40 गुणे कितने का निबंध है, 3 है, 120 अंक। ठीक है, 120 अंक है दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा है। क्लियर, सबको समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आराम से दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक एक चीज बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी डिटेल बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी 50 अंकों का 2 निबंध आपको लिखना है। टोटल निबंध कितने हैं, तो टोटल निबंध आपके 100 अंकों के हैं, जो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात दोस्तों। ठीक है, अब निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को जो स्टूडेंट लास्ट तक देख लेगा, निबंध लेखन की ABCD भी उसको पता हो जाएगी, ईच एंड एवरी डिटेल पता हो जाएगी। और आपको दोस्तों बताऊं, अगर आपको वास्तव में पसंद आए, अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइएगा। ये एक हिस्टोरिक वीडियो होने वाला है दोस्तों यूट्यूब पर, मैं आपको पहले ही आपको बता देता हूं। क्लियर, तो ये एनालिसिस जब तक आपके पास नहीं है दोस्तों, तब तक आप निबंध लेखन की तैयारी कर ही नहीं सकते। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी बता दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको लाभ कितना है। क्यों, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज हम करते हैं तो हमारा एक मोटिव होता है दोस्तों। तो मोटिव हमारा क्या है, हमारा मोटिव है कि संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 निबंध लिखने हैं पीसीएस में, आरओ में 3 निबंध लिखने हैं, बीईओ में 2 निबंध लिखने हैं। अंक कितने, यहाँ पे 50 अंकों का एक निबंध है, कुल अंक 150, 40 अंकों का एक निबंध, 120 अंक, 50 अंकों का एक निबंध और 100 अंकों का पेपर है। और यहां पर शब्द सीमा की बात करें तो 700 शब्द, पीसीएस में आरओ में 600 शब्द और आपके बीईओ में भी 700 शब्दों का आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना दोस्तों। क्लियर, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। जिस बैच के बारे में मैंने आपको बताया, ये विजेता बैच जो है ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जिसमें हम लोग ऐसे राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं निबंध लेखन। दोस्तों कितने भी शब्द में आपसे पूछे, कितने भी शब्द में आपको बोले, आपको क्या करना है, बस ईमानदारी से आपको क्या करना है, ईमानदारी से उसको अटेम्प्ट करना है। चलिए अटेम्प्ट कैसे करेंगे देखा जाए। ठीक है,
यहां पर अटेम्प्ट कैसे करेंगे देखा जाए, यहां पर ऐसे मान लेते हैं हम लोग 700 शब्दों के हिसाब से देखते हैं, हम लोग 700 शब्दों के हिसाब से देखते हैं कि 700 शब्दों में कैसे निबंध आपको लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 700 शब्द, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 700 शब्द का मतलब है कि मोटा मोटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कितना लिखना है, आपको 7 पेजेस लिखने हैं, 7 पेजेस लिखने हैं। आंसर राइटिंग का रूल नंबर 1 मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, आपको आंसर राइटिंग स्किल ऐसी करनी है कि आपके एक पेज में 100 शब्द ही आए दोस्तों, या 110 120 शब्द आए, इससे ज्यादा दोस्तों आपको नहीं लिखना चाहिए एक पेज में, क्योंकि जो एग्जाम की कॉपी होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें इस तरीके के मार्जिन आपके बने होंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसी स्पेस में आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो अगर आप स्पेस दे दे के अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखेंगे, तभी आपके मार्क्स जो है वो सुनिश्चित होते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर दोस्तों आपको एक पेज में 100 शब्द ही मैक्सिमम लिखिए, चाहे आप जीएस की आंसर राइटिंग करिए पीसीएस के लिए, और चाहे आप ऐसे राइटिंग करिए आरओ के लिए, बीईओ के लिए, और आपके यूपीपीसीएस के लिए। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों? सबको स्पष्ट हो रहा है बात की नहीं हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहां पर कौशल जी पूछ रहे हैं पीसीएस का कोर्स कैसे मिलेगा। कौशल जी, हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सभी लोग 9559088796 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, आप सबको क्या करना है, आप सबको जरूर से इस नंबर पे संपर्क कर लेना है अगर कोई दिक्कत हो तो। क्लियर? दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन का नाम है, उसको डाउनलोड करिए। वहां पर आपको विजेता बैच का भी लिंक भी मिल जाएगा, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर आपका ऐसे राइटिंग जो है, ऐसे राइटिंग एक बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम है नहीं, और आंसर राइटिंग तो उससे भी ज्यादा आसान काम है। बस क्या है, जो काम जितना आसान होता है दोस्तों, वो करने में उतना ही मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं दुनिया में कि सारी बड़ी चीजें जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या जटिल है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, जितना भी बड़े स्तर का आप एग्जाम देंगे, उतना ही बेसिक स्किल्स की वो रिक्वायरमेंट रखता है, मतलब उत्तर लेखन की या निबंध लेखन की। जो उत्तर लेखन और निबंध लेखन आपने बोर्ड के एग्जाम में जरूर किया होगा दोस्तों, या स्कूल के लेवल पे जरूर किया होगा, या यूनिवर्सिटी के लेवल पे जरूर किया होगा दोस्तों। अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। ठीक है, आप सभी दोस्तों से बोलूंगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए, तो यहां पर 7 पेज, 700 शब्द है तो 7 पेज, 600 शब्द है तो 6 पेज। ठीक है, और अगर आपसे 300 शब्द बोल रहा है तो 3 पेज लिखिए। जितनी शब्द सीमा है उसी में आपको लिखना है दोस्तों। जब तक रूल्स ऑफ द गेम आपको क्लियर नहीं होंगे, आपको खेल के नियम नहीं पता होंगे, तब तक आप कभी भी एक बढ़िया प्लेयर नहीं बन सकते दोस्तों। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं सभी दोस्तों से बोलूंगा इस बात को, और आप लोगों को क्या करना है, इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एग्जीक्यूशन, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोलता हूं। क्लियर है? ठीक है, तो निबंध लेखन दोस्तों ऐसे का सबसे रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया, 700 शब्दों का निबंध लिख रहे हैं तो 7 पेज मोटा मोटा आपको लिखना है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 7 पेज लिखना तो है, लेकिन 7 पेज में लिखेंगे क्या, ये भी तो बात है। 7 पेज में क्या लिखेंगे? तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ऐसे ले लेता हूं, उस ऐसे पे ही आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। ऐसे आपका आया है, मान लीजिए महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट पे आपको ऐसे लिखना है, महिला सशक्तिकरण पे आपको ऐसे लिखना है। और महिला सशक्तिकरण पे ऐसे अगर लिखने को आ रहा है तो आपको कैसे ऐसे लिखना होगा, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। इसके 3 फेजेस होते हैं दोस्तों, इसके 3 फेजेस होते हैं, ये 3 चरण होते हैं। निबंध को आप कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपको लिखना है क्या, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं दोस्तों, वो आपको लिखनी है। इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना आपको लिखनी है, ये हमेशा याद रखिएगा। और प्रस्तावना जो है दोस्तों, जितनी बेहतर लिखेंगे, जितना बेहतर आपका इंट्रोडक्शन होगा, उतना ही बेहतर आपका निबंध में मार्क्स होगा। ये भी मैं आपको बोल दूं दोस्तों, क्योंकि जितना शानदार आप शुरुआत करते हैं, उसी पर एग्जामिनर का परसेप्शन बन जाता है कि आपको कैसे अंक देने हैं। अगर आपके इंट्रोडक्शन शानदार है तो वो पूरा निबंध पढ़ने का प्रयास करेगा, रुकेगा पूरा निबंध पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन कमजोर लिख दिया तो एक परसेप्शन बन जाता है एग्जामिनर के आगे कि ठीक ठीक लिखा है, बहुत अच्छा नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो एक परसेप्शन, एंटिसिपेशन में एग्जामिनर क्या करता है, फिर उसी सोच के साथ आपको मार्क्स देकर जाता है।
ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए, द मोस्ट पावरफुल स्टेज ऑफ द निबंध इज इंट्रोडक्शन। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और ये प्रस्तावना आपको लिखना कितने में है, तो आपको 7 पेज है, तो आपको 1 से 1.5 पेज आपको ये लिखना है दोस्तों, आपको 1 से 1.5 पेज ये लिखना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कितना लिखेंगे, 1 से 1.5 पेज। समझ में आ रही बात दोस्तों? सबको स्पष्ट हो रहा है बात की नहीं हो रहा है? जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। ठीक, फर्स्ट स्टेज एंड फॉरमोस्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन। सेकंड स्टेज आपकी क्या है दोस्तों? सेकंड स्टेज आपकी होती है मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग। मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरे पेज में लिखते हैं दोस्तों। दूसरे पेज में क्यों लिखते हैं, और दूसरे पेज में इसलिए लिखते हैं, उसका कारण मैं आपको बताऊं। सबसे पहले यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सबसे पहले यहां पर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रस्तावना बोलेंगे। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। और 1 से 1.5 पेज में आपको क्या करना है, ये आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, निबंध का पार्ट जो आपका होता है, जिसे हम बोलते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग, मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग आपको यहां पर क्या करना है, लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मुख्य प्रसंग जितना आपको क्या करना है, नॉलेज है, वो आपको दिखाना होता है कहां पर, इसी मुख्य प्रसंग में आपको दिखाना होता है। सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है आपको इसी मुख्य प्रसंग में। और तीसरी मेन स्टेज जो है वो आपकी क्या होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन या प्री कंक्लूजन दोस्तों। ठीक है, तो कंक्लूजन को आप लोग निष्कर्ष भी बोल सकते हैं, या अगर करेक्ट शब्द की बात करें तो आपको उपसंहार यहां पर बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर 700 शब्द का निबंध है तो 7 पेज आपको लिखनी है। 1 से 1.5 पेज का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन कितना हुआ दोस्तों, कंक्लूजन आपका दोस्तों कितना आएगा, या प्री कंक्लूजन मिला के आपको 1 पेज लिखना है दोस्तों। 1 पेज का आपका कंक्लूजन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 1 पेज इधर हटा दीजिए, 1 पेज इधर हटा दीजिए, कितना बचा, 2.5 पेज निकल गया। 7 में से कितना बचा, तो आपके पास बचा कितना, 2.5 निकल गया, 4.5 पेज बचा दोस्तों। तो आपकी जो मेन बॉडी होगी वो क्या होगी, वो 4 से 4.5 पेजेस में आपको यहां पर मेन बॉडी लिखनी है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये खाका सेट करिए, सभी दोस्तों से मैं बोलूंगा। समझ में आ रही बात दोस्तों? स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। क्लियर है, सभी लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा? अगर स्पष्ट हो रहा है तो एक बार सभी लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होगा, व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन। जल्दी से देख लेते हैं सभी लोग, फटाफट से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। और आप लोग जल्दी से बता दीजिए अभी तक जितना बताया वो समझ में आया कि नहीं। अभी तक जितना बताया दोस्तों वो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से सभी लोग बता दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से सभी लोग बता दीजिए, यहां तक आप सबको स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया, सभी लोग फटाफट से बता दें। ठीक है, सबको स्पष्ट हो रही है बात, सबको स्पष्ट हो रही है बात कि नहीं स्पष्ट हो रही है, जल्दी से बताइए फटाफट से। क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ रही बात? चलिए वेरी गुड, अगर समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप सभी लोग क्या करिए, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से क्या करिए आप सभी लोग, अब आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने बेसिक फॉर्मेटिंग कर ली कि क्या क्या चीजें होती हैं, 700 शब्द में कितना पेज लिखना है, कितना पेज का इंट्रोडक्शन होगा, कितने पेज का कंक्लूजन होगा, और कितने में हमें मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग को लिखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिखना क्या है दोस्तों, ये आप सबको पता होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे या अपना परिचय कैसे देंगे दोस्तों, तो आपके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आएगी, सबसे पहली चीज ये आएगी कि हम आपको बताएंगे कि मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। ठीक है, और मेरा मूल निवास क्या है, जो भी मूल निवास है वो बोल दीजिए। इसके बाद क्या बोलेंगे कि मेरे पिता का नाम क्या है, पिता का नाम बताइए। हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बताइए, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में बताइए, और आप किस जॉब में है उसको बताइए। इतनी डिटेल बताते हैं दोस्तों तब आपका इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो इंट्रोडक्शन आपका जैसा कंप्लीट और आप बता रहे हैं नाम के लिए आपका परिचय अपना आप बताते हैं, वैसे ही परिचय आपको यहां पर निबंध का भी देना है। और अगर आपका टॉपिक है दोस्तों महिला सशक्तिकरण एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये टॉपिक इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहां पर इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना अगर आप बता रहे हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो आप करेंगे किससे करेंगे शुरुआत, अगर आप
महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कर दी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को सशक्त बनाना। तो आप ये समझिए, एग्जामिनर पहली लाइन से ही समझ गया कि आपका एक एवरेज ऐसे होने जा रहा है, आपका एवरेज ऐसे होने जा रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? सभी लोग फटाफट से बताइएगा, यहां पर सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे इंट्रोड्यूस करें, कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली नारी ही है। ठीक है, ये अगर आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, ये आप कोटेशन से शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो जो इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने पड़ेगा, वो इंप्रेशन जो होगा वो एवर लास्टिंग इंप्रेशन होगा। वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका जो निबंध है, जो निबंध आप लिखने वाले हैं वो क्या है, वो बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही पावरफुल निबंध दोस्तों आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों को यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसलिए बता रहा हूं ये चीज, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर दोस्तों आप लोगों ने क्या किया है, मैं यहां पर आप लोगों को एक सैंपल, अभी चलिए बाद में दिखाता हूं, ये आपको प्रस्तावना करना है। तो प्रस्तावना से आपको ये मैं बताना क्या चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था कि शुरुआत आप कैसे करेंगे। तो शुरुआत आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोटेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं, कोटेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, या आप महापुरुषों की पंक्तियों से शुरुआत कर सकते हैं, महापुरुषों की पंक्तियों से आप शुरुआत कर सकते हैं, यहां पर आपको इससे शुरुआत करना है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, थिंकर से शुरुआत कर सकते हैं, मतलब गांधी जी के विचारों से, ठीक है, नेहरू जी के विचारों से, या डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आप सुकरात के विचारों से शुरुआत कर सकते हैं, आप अरस्तु के विचारों से शुरुआत कर सकते हैं। ये दोस्तों शुरुआत जो होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी शुरुआत जो होगी वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग शुरू कर सकते हैं किससे, आप लोग कविता से शुरू कर सकते हैं, आप लोग कविता से शुरू कर सकते हैं, कविता या रचनाएं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त की कविता। इससे दोस्तों अगर आप शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो आपका निबंध होगा वो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, शानदार होगा, इंप्रेसिव होगा, और कोई ताकत दोस्तों आपको खराब नंबर दे नहीं सकती, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको लिखनी है वो क्या है, वो ये है, इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप ये कर सकते हैं कि आपको, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करिए, पॉलिटी के एक आर्टिकल से आप शुरू कर सकते हैं, पॉलिटी के आर्टिकल से आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में निबंध आ गया भारत राज्यों का संघ है, या संघ का मतलब क्या है स्पष्ट कीजिए, यही आपसे निबंध आ गया। ठीक है, या राज्यों का संघ का अर्थ क्या है ये बताइए, या भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में आप अपने विचार साझा करिए। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे दोस्तों, शुरुआत ऐसे करेंगे कि भारत एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। कैसे कह रहे हैं ये चीज, कैसे कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सामान्य परिस्थिति में भारत में क्या है, शक्तियों का विभाजन अवेलेबल है केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में क्या है, ये हमारा जो शक्ति स्वरूप है वो एकात्मक हो जाता है, ढांचा जो है वो एकात्मक हो जाता है। तो सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक, आपातकाल में एकात्मक, तो इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है दोस्तों। तो आप बोलेंगे केसी वेयर ने कहा है, कैसे शुरुआत करेंगे, केसी वेयर ने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। समझ में आ गई बात? संविधानविद के कथन से आपने स्टार्ट किया, यहां पर आपने संविधानविद के कथन से आपने स्टार्ट किया दोस्तों। ठीक है, संविधानविद के कथन से आपने स्टार्ट किया, और यहां पर भी दोस्तों, यहां पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि जो डिटेल नॉलेज चाहिए निबंध निकालने के लिए वो आपके पास पूरा नॉलेज है, और वो पूरा निबंध आपका दोस्तों निश्चित रूप से मान के चलिए वो कोशिश करेगा कि पढ़े, जितना बेहतर तरीके से वो पढ़ सकता है। क्लियर? तो इतना दोस्तों आपको यहां पर लिखना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है दोस्तों तो आप क्या लिख सकते हैं, आप दोस्तों सीधे यूएन की रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं, यूएन की रिपोर्ट से आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण वर्तमान की आवश्यकता, ये आपके लिए निबंध आ गया। तो आपको क्या लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे यूएन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत
विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है चीन को पीछे छोड़कर। यहां से आप शुरुआत करेंगे तो ये निबंध दोस्तों जो होगा वो आपका एक इंप्रेसिव निबंध होगा। आप सभी लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो यूएन की रिपोर्ट का जिक्र आपको यहां पर जरूर से करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर बजट के आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं या आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी लोगों को यह चीज पता होना चाहिए। समझ में आ रही ना बात दोस्तों? ठीक है, ईमानदारी से पूरा देख लीजिएगा वीडियो को। जीवन में आपको निबंध कभी परेशान नहीं करेगा, ये मैं अश्योर करता हूं। ठीक, चलिए इसके डेटा से आप शुरू कर सकते हैं, इसके आंकड़े से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरीके से शुरू किया, कैसे शुरू करेंगे, शुरू कैसे करेंगे कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपसे निबंध पूछ लिया विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, आपसे निबंध पूछ लिया विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य। दोस्तों ये निबंध आ गया, तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, यहां पर शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत करेंगे सबसे बेस्ट तरीका है अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2027-28 तक दोस्तों हम लोग निश्चित रूप से विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। यहां से आप शुरुआत करेंगे, ऐसे शुरुआत करेंगे तो ये जो आपका निबंध होगा, ये जो ऐसे होगा वो क्या होगा, मोस्ट इंप्रेसिव ऐसे होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो ऐसे शुरुआत करेंगे, निश्चित रूप से मान के चलिए आपको कभी भी खराब नंबर दोस्तों नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपके पास थॉट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले चीज नीति आयोग की रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं। नीति आयोग की आंकड़े से शुरू कर सकते हैं, रिपोर्ट से आप शुरू कर सकते हैं, या सूचकांक से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स से आप शुरू कर सकते हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स हैं। अब जैसे आ गया आतंकवाद बड़ी समस्या, निबंध लिखने के लिए आ गया, आतंकवाद एक बड़ी समस्या निबंध लिखने के लिए आ गया, तो आप लिख सकते हैं विश्व शांति सूचकांक के अनुसार, विश्व शांति सूचकांक के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर शांति में इतना स्थान है। और सबसे निचले पायदान पर जो देश है वो कौन है, वो अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा आप बताएंगे यहां पर, सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के अशांत होने का कारण कहीं ना कहीं जो है वो आतंकवाद है। यहां से आप इसको शुरुआत करेंगे दोस्तों। और अगर ऐसी शुरुआत आपने की तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो निबंध आप लिख रहे हैं आपको पूरा डिटेल्ड नॉलेज है, आपको ये चीज सब्जेक्ट के बारे में कमांड भी है। और आप सभी लोग यहां पर क्या करेंगे, एक बहुत बढ़िया तरीके से निबंध लिख के बताएंगे। समझ में आ गई बात? तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए दोस्तों जिसमें आप कोटेशन का उपयोग करिए, यूएन की रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महापुरुषों की पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, बजट आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े का उपयोग कर सकते हैं, गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर साहब, सुकरात, अरस्तु या जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन सबके विचारों से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई कविता से शुरू कर सकते हैं, आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं, संविधान के कथन से शुरू कर सकते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट और सूचकांक से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे शुरुआत करते हैं तो यकीन मान के चलिए, मैं आपको अश्योर करता हूं आपको बहुत ही बढ़िया अंक यहां पर मिलने वाले। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी शुरुआत होगी। मैंने 3-4 ऐसे के एग्जाम्पल लेके, टॉपिक लेके आपको बता दिया कि कैसे आपको शुरुआत करना चाहिए। सबको समझ में आ रही है बात दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए, वेरी गुड। और ऐसे ही दोस्तों याद रखिएगा, अगर ऐसे चीज दिमाग में आप शुरुआत करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी लोग बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। और ऐसे ही दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने विजेता बैच में ऐसे राइटिंग शुरू भी कर दी है। हम लोगों ने 2 टॉपिक पे ऐसे कर लिया है, एक महिला सशक्तिकरण पे और एक नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पर। ठीक है, चलिए। और इसके बाद अब आ जाते हैं दोस्तों मुख्य प्रसंग। अब मुख्य प्रसंग क्या है दोस्तों? मुख्य प्रसंग में आपको याद रखना है, सपोज करिए टॉपिक आपका क्या है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा में आपको टॉपिक क्लियर करना होता है, मतलब विषय क्या है। ठीक है, या विषय क्या है, इससे बेटर है टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है ये आपको क्लियर करके बताना होता है दोस्तों। ठीक है, टॉपिक क्या है ये आपको क्लियर करके बताना होता है, विषय क्या है, टॉपिक क्या है, इसके बारे में आपको बतानी रहती है। ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? टॉपिक क्या है,
ये आपको समझ में आ रही बात? ठीक, क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ रहा होगा। इसको बताएंगे आप, कैसे बताएंगे दोस्तों, कैसे बताएंगे? महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा कि आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा क्यों? क्योंकि महिला सशक्तिकरण अगर हम कर रहे हैं तो कमजोर है तभी तो कर रहे हैं, हमने कमजोर मान लिया है तभी तो कर रहे हैं ना महिलाओं का सशक्तिकरण। सही बात है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, तो कमजोर हुई कैसे? तो आप शुरुआत करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मातृशक्ति की उपासना की जाती थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। वैदिक काल में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त था, वैदिक काल में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त था। आप सबको पता है दोस्तों कि वहां पर सभा और समिति में स्त्रियां भाग लेती थी, स्त्रियों को वर चुनने का अधिकार था, इस सती प्रथा जैसा कोई सिस्टम नहीं था, विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में थी, बाल विवाह प्रचलन में नहीं थी, भ्रूण हत्या देखने को नहीं मिलती है। तो वैदिक समाज तक दोस्तों स्त्री और पुरुष को एकदम बराबर आका गया और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं को सभा और समितियों में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया, अधिकारों में स्त्रियों के धीरे धीरे कमी आने लगी। इसके बाद दोस्तों भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है कि सती प्रथा शुरू हो चुकी थी, बाल विवाह के भी प्रमाण मिले हैं गुप्त काल में, जिसे हम भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सोचने वाला विषय है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों जो मध्यकाल है उसे हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। अगर हम विमेंस राइट की बात करें तो मध्यकाल की बात करें तो स्त्रियों के अधिकारों में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, विशेष रूप से देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारी प्रथाएं प्रचलन में आई और स्त्रियों को पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर बना दिया गया। ये आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिश काल में सुरक्षा के नाम पर स्त्रियों को घर की चार दीवारों में कैद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब भारतीय पुनर्जागरण होता है राजा राममोहन राय के प्रयासों से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ दोस्तों, आप सबको पता है 1829 में। ठीक, उसके बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आप सबको पता है 1856 में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा स्टार्ट हुई। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा दोस्तों। वैदिक काल मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 1500 से लेकर 600 बीसी का पीरियड, हम उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 बीसी से शुरू हो जाता है, 1000 बीसी से आपका क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो 1000 वर्ष उधर जोड़ लीजिए और इधर 2000 वर्ष, तो 3000 वर्ष, लगभग 3000 वर्ष दोस्तों महिलाओं के अधिकारों में निरंतर गिरावट आई। और उस गिरावट को दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, उस गिरावट को दूर करने के लिए हमने क्या किया, स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, आप सबको पता है दोस्तों। और महिला आरक्षण प्रदान किया हम लोगों ने, किया कि नहीं किया? क्यों प्रदान किया? पंचायत में किया, नगर पालिका में किया, और अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हम लोगों ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में भी 1/3 पदों पर आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। समझ में आ रही बात दोस्तों? ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 15(4) क्या करता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो लिंग मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कैन नॉट बी पॉसिबल। ये अधिकार है दोस्तों, फंडामेंटल राइट है, इट इज इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 39D कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप सबको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैसिव स्कीम है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जिसके तहत क्या हुआ, लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई और इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां पर 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात देखा गया। ठीक है, यहां से दोस्तों आपको शुरुआत करनी है और स्वतंत्र भारत तक आके आपको बताना है पूरा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो आवश्यकता क्यों है ये आपने बताया, क्यों, क्योंकि 3000 वर्षों का लगातार दोस्तों क्या हुआ, निरंतर महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है, छीना ही गया है दोस्तों, तो दिया नहीं गया है। तो अगर आज हम दे रहे हैं दोस्तों तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा हम नहीं देंगे तो नेचर का रूल होता है, नेचर का लॉ जो होता है, नेचुरल जस्टिस जो होता है वो एकदम क्या होता है, एकदम सटीक होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? तो यहां पर आवश्यकता क्यों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कब, कैसे, कहां, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ये 4 प्रश्नों का दोस्तों उत्तर अगर आपको देना है, इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा दोस्तों, कहां पर देना होगा,
इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा इस मुख्य प्रसंग में, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, फटाफट से बताइए, सबको स्पष्ट है कि नहीं है? जल्दी से बताइए। चलिए, यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, इन 4 पॉइंट्स का दोस्तों आपको क्या करना है, उत्तर जरूर से देना है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। जब तक आप उत्तर नहीं देंगे, निश्चित रूप से मान के चलिए आपके लिए चीजें मुश्किल होने वाली है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों। चलिए, तो क्यों, कब, कैसे और कहां, मतलब क्यों आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि 3500 वर्षों तक अधिकारों का कमी आई, अधिकारों का हनन हुआ। इसके बाद दोस्तों कब, मतलब उत्तर वैदिक काल से शुरुआत होती है और ब्रिटिश काल तक लगातार दोस्तों क्या हुआ, अधिकारों का हनन हुआ। इसके बाद कैसे किया गया दोस्तों, तो मैंने आपको बताया, पहले सभा और समितियों में वर्जित कर दिया गया, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद दोस्तों सती प्रथा गुप्त काल में देखने को मिली, बाल विवाह गुप्त काल में शुरू हो चुका था। इसके बाद मध्यकाल में आते आते पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा आपको देखने को मिली। ब्रिटिश काल में आते आते दोस्तों सिक्योरिटी के नाम पर क्या किया गया, महिलाओं को 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर? इसके बाद दोस्तों कहां पर, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, जबकि बात यहीं तक नहीं, यहीं पर रुकती नहीं है। पूरे विश्व के स्तर पर दोस्तों लगभग आपको ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिलेगी। पूरे विश्व के स्तर पर दोस्तों महिलाओं और पुरुषों के अधिकार कभी एक समय बराबर रहे ही नहीं दोस्तों। आज की डेट में जो हम कहते हैं 21वीं शताब्दी है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है दोस्तों, लोकतांत्रिक विश्व है, तो हम डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं अधिकारों की। और आज की डेट में भी दोस्तों महिलाओं के अधिकार हमने लिख तो दिए हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों बात अधिकार के लिखने की नहीं है, बात अधिकार वास्तव में देने की है। तो अधिकार वास्तव में मिल तब सकते हैं जब हमारी सोच में बदलाव आए दोस्तों, और हमारी सोच जो है वो क्या है, पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक सोच है। और इस पितृसत्तात्मक सोच को जब तक नहीं बदला जाएगा, महिलाओं को वास्तव में अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही है बात दोस्तों? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपको लिखना है। और ये दोस्तों जिस दिन आपने लिख लिया, इस तरीके से आपने रिलेट कर दिया, निश्चित रूप से मान के चलिए कोई भी दोस्तों, कोई भी आपका निबंध जो है काट नहीं पाएगा। ये मैं आपको दोस्तों निश्चित रूप से बोल सकता हूं। आप सभी लोग इस बात को निश्चित रूप से समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो टॉपिक आपको यहां पर क्लियर करना है, यहां पर आपने बता दिया। इसके बाद आप क्या बताएंगे दोस्तों, इसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट जो आता है आपका, यहां पर टॉपिक क्या है, यहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, जस्ट अ मिनट। इन 5 चीजों का दोस्तों आपको उत्तर देना है। पहले, सबसे पहले तो आपको बताना टॉपिक क्या है। इसके बाद दोस्तों आपको इन 5 पॉइंट्स का आपको उत्तर देना, 4 पॉइंट्स का आपको उत्तर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है क्या, वर्तमान चुनौतियां क्या है। आपको बताना है दोस्तों वर्तमान चुनौतियां क्या है, आपको वर्तमान चुनौतियों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, ये निश्चित रूप से आपको बताना पड़ेगा। वर्तमान चुनौतियां क्या है, चुनौतियां हैं क्या दोस्तों वर्तमान में? वर्तमान में चुनौती सबसे बड़ी ये है कि हम अधिकार तो दे रहे हैं, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बता दिया, स्कीम तो चला दी, सुकन्या समृद्धि योजना तो चला दी, लेकिन क्या हमने सोच में बदलाव लाया? बड़े बड़े विकसित राज्य, बड़े बड़े विकसित राज्यों को देख लीजिए, जनसंख्या जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बड़े बड़े विकसित राज्य जो हैं, जिसमें हरियाणा है प्रमुख रूप से। इसके बाद दोस्तों आपका, आप गुजरात को भी देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े राज्य दोस्तों जो विकसित हैं, जो विकास के पैमाने में अग्रणी है दोस्तों, वहां पर लिंगानुपात में सबसे ज्यादा दोस्तों कमी देखी गई। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा कम दोस्तों कहां पर देखने को मिली? हरियाणा में देखने को मिली, जो क्या है, एक अग्रणी राज्य है विकास में, ठीक है। तो क्या है यहां पर दोस्तों, बात विकास का, धन संपदा समृद्धि का है ही नहीं दोस्तों, बात यहां पर शिक्षा की भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर विकास है तो शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा, निश्चित रूप से होगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यहां पर क्या है, बात यहां पर है पितृसत्तात्मक सोच की, समाज की सोच को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब दोस्तों बात आती है बच्चे के जन्म की, तो
यहां पर जो भ्रूण परीक्षण होता है दोस्तों, उसमें जितना अधिकार दोस्तों, जितना गिल्ट जो है, जितना दोषी पुरुष है, उससे कहीं ज्यादा दोस्तों उसके घर की महिलाएं भी होती हैं और स्त्रियां भी होती हैं, जिनको क्या है, जिनको केवल और केवल पुरुष बच्चा ही चाहिए। सही बात है कि नहीं दोस्तों? सही बात है ना दोस्तों? तो केवल आप ये नहीं कह सकते कि केवल पुरुष ही दोषी है, या केवल आप ये नहीं कहते कि महिलाओं का कोई दोष नहीं है दोस्तों। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर दोनों बराबर के भागीदार होते हैं, और कोई कुछ कम तो कोई कुछ ज्यादा, उसका जजमेंट यहां पर नहीं हो सकता। लेकिन अल्टीमेटली जो सोच क्या है, एक महिला की अगर ऐसी सोच है कि वो क्या है, उसे पुरुष ही बच्चा ही चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने जो झेला वो उसे ना झेलना पड़े, अगर यह सोच रहेगी दोस्तों, तो कभी भी दोस्तों यह समाज चेंज हो ही नहीं पाएगा। सही बात है ना दोस्तों? तो यहां पर दोस्तों महिला में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि वो शक्ति का रूप भी होती है, दुर्गा का रूप भी होती है, और जरूरत पड़ती है दोस्तों तो घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती है और काम भी करती है। और लेकिन अगर वो अपने पे आ जाए तो वो दुर्गा और शक्ति का रूप भी ले लेती है। तो इस चीज को दोस्तों हमें और आपको समझना पड़ेगा, और महिलाओं को वो स्थान दोस्तों प्राप्त होना चाहिए जो स्थान वैदिक काल में प्राप्त था, जो हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था वहां पर प्राप्त था। वो स्थान जब प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए ये सोच अपने आप दोस्तों परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है? तो मैं ये नहीं कहता कि पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्य सभ्यता भी पैट्रियार्कल थी, लेकिन अधिकार बराबर का प्राप्त था। ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। तो समाज की सोच दोस्तों बहुत बड़ा क्या है, उसमें रोल निभा सकती है। और केवल सरकार के प्रयास करने से नहीं होगा, सरकार अधिनियम बना सकती है, उन्हें लागू कर सकती है, आज सरकार योजनाएं चला सकती है, फंड दे सकती है, मैसिव अवेयरनेस स्कीम्स चला सकती है, लेकिन समाज को, नागरिक समाज को बढ़ चढ़ कर आगे आना पड़ेगा और सरकार की स्कीम को सफल बनाना पड़ेगा। और बहुत बड़ा दोस्तों यहां पर योगदान किसका है? वो नागरिक समाज का है, नागरिकों को जो अपने स्तर से उठाना पड़ेगा। और शुरुआत दोस्तों परिवार से, घर से होनी चाहिए, परिवार से होनी चाहिए, फिर दोस्तों समाज से होनी चाहिए, कम्युनिटी से होनी चाहिए, फिर राज्य के स्तर पर, और फिर देश के स्तर पर। अपने आप देखेंगे आप सोच में बदलाव आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान चुनौतियां ये हैं कि वास्तव में दोस्तों हमने सब कुछ, सारे के सारे संवैधानिक प्रावधान तो कर दिए, सारी की सारी बढ़िया बढ़िया स्कीम्स चला दी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ग्रास रूट रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों? ग्रास रूट रिजल्ट जो है वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है, मेन कॉज जो है, वो हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मेन कॉज है, मेन प्रॉब्लम है, जो सोच में बदलाव होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर दोस्तों स्थान देने की हमें आवश्यकता है। हम पंचायतों के स्तर पे हम देखते तो हैं दोस्तों कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है, आप सबको पता है। लेकिन आप सबको वास्तविकता भी पता है दोस्तों कि महिला प्रधान बन तो जाती हैं घर की, लेकिन वहां पर प्रधान जी होते कौन है वास्तव में? तो प्रधान जी जो है वो कोई एक पुरुष ही होता है जो महिला के साथ बैठकर क्या करता है? शासन को चलाता है ग्राम के स्तर पर। समझ में आ रही बात दोस्तों? पंचायत का काम देखता है। तो वास्तव में दोस्तों हमने क्या किया? हमने संवैधानिक प्रावधान तो किए, लेकिन वास्तव में क्या हमने सशक्तिकरण किया क्या? ये एक सोचने वाली बात है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों हमने पारित कर दिया, 1/3 सीटों पर अब आरक्षण दे दिया गया लोकसभा और राज्य विधानसभाओं पर महिलाओं को 15 वर्षों के लिए। तो दोस्तों वहां पर भी पार्टिसिपेशन तो हमने बढ़ा दिया दोस्तों, लेकिन क्या वास्तव में उससे केवल सशक्तिकरण हो जाएगा क्या, या कुछ और भी करने की आवश्यकता है? ठीक है? तो यहां पर दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि वर्तमान चुनौतियां क्या है। सबसे पहले चीज आपको बतानी पड़ेगी वो आपका क्या है, जो मैंने आपको बताया। क्लियर? इसके बाद दोस्तों आपको क्या बताना पड़ेगा, यहां पर सरकारी प्रयास क्या क्या है दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। और सरकारी प्रयास में क्या या उपाय, सरकारी प्रयास से बेहतर होगा लिखना, इसका उपाय क्या हो सकता है दोस्तों वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? तो सरकारी प्रयास और उपाय दोस्तों क्या होगा? उपाय क्या है दोस्तों? उपाय ये है कि हमें नागरिक समाज को आगे आना पड़ेगा, मैसिव अवेयरनेस स्कीम्स चलानी पड़ेगी, सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए। और जब ये तीनों कंबाइंड हो जाएंगे तो वास्तव में दोस्तों महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। किसी संवैधानिक प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, किसी अधिनियम की जरूरत नहीं है, किसी कानून की जरूरत नहीं है दोस्तों। और निश्चित रूप से समाज में ऑटोमेटिकली देखिएगा आप बदलाव, पॉजिटिव चेंज आने लगेगा। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों? ठीक है? तो याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का यह कहता है कि भारत के समस्त नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।
और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का अगर अधिकार है, तो डिग्निटी ऑफ वीमेन शुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड। वो हमेशा याद रखिएगा, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये चीज जिस दिन हमें समझ में आ गई, उस दिन दोस्तों कभी भी महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली वो सशक्त हैं, ऑटोमेटिकली वो सशक्त हैं, उनको सशक्तिकरण की आवश्यकता है ही नहीं। समझ में आ रही बात? और स्त्रियों के विरुद्ध सम्मानजनक व्यवहार करना, स्त्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य भी है दोस्तों। अनुच्छेद 51 का यह कहता है हमारे संविधान का कि स्त्रियों के प्रति व्यवहार जो है वो सम्मानजनक होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार भी है दोस्तों और मौलिक कर्तव्य भी है हमारा। तो अधिकार बिना कर्तव्य, अधिकार बिना कर्तव्य दोस्तों क्या है? वो एक शोषित समाज की निशानी है, ठीक है। और कर्तव्य बिना अधिकार एक उन्मुक्त समाज की निशानी है, ये हमेशा याद रखिएगा। समझ में आ रही है बात दोस्तों? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी लोग फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया? ये मेन बॉडी का हिस्सा है। और यहां पर दोस्तों क्या है? यहां पर ये जो चीजें हैं, वर्तमान चुनौतियां और उपाय, ये दोस्तों आपका क्या है कहलाता है? ये आपका प्री कंक्लूजन कहलाता है। मैंने आपको तीन ही चीजें बताई, लेकिन ये मुख्य प्रसंग के बाद का है, ये मुख्य प्रसंग के बाद का है, ठीक है, और कंक्लूजन के पहले का है। मुख्य प्रसंग के बाद का है और कंक्लूजन के पहले का, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? पूर्व उपसंहार कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेन बॉडी और कंक्लूजन के बीच में आपको ये दो चीजें लिखनी होती हैं, और ये क्या कहलाती हैं दोस्तों? ये आपका, अगर नाम की बात करें तो नाम की बात करिए तो ये आपका क्या है? पूर्व उपसंहार। आपका क्या है? पूर्व उपसंहार इसे कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप इसे पूर्व उपसंहार भी कह सकते हैं, लेकिन ये कंक्लूजन के बाद और कंक्लूजन, सॉरी, मेन बॉडी के बाद और कंक्लूजन के पहले आपको ये लिखना होता है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन परेशान मत होइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो निबंध लेखन में जिसको दिक्कत होती होगी, वो निबंध लेखन बहुत आराम से कर लेगा। ठीक? क्लियर है दोस्तों? सबको समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? ठीक, चलिए, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन क्या होना चाहिए। कंक्लूजन क्या होना चाहिए दोस्तों? कंक्लूजन अगेन दोस्तों आपका ये होना चाहिए कि जितना भी चीजें अभी तक आपने लिखी, इंट्रोडक्शन से लेकर मेन बॉडी तक, पूर्व उपसंहार तक, वो दोस्तों क्या है? वो दोस्तों आपने क्या किया? वो आपने बता दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर भी प्री कंक्लूजन से आपने शुरुआत की। क्या? चुनौतियां। चुनौतियां आपने लिखी प्री कंक्लूजन में, चुनौतियां क्या क्या है। और इसका दोस्तों, इसका आपने क्या किया? इसका आपने उपाय भी बता दिया। इसका आपने क्या किया? उपाय भी बता दिया दोस्तों। तो चुनौतियां आपने बता दी, उपाय भी बता दिया। अब क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन जो आपका है वो बताएगा आगे की राह क्या है। आगे की राह क्या है, ये आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे महिला सशक्तिकरण है तो सारे प्रावधान आपने बता दिए संवैधानिक। अनुच्छेद 15(4) बता दिया, अनुच्छेद 15(3) बता दिया, अनुच्छेद 14 बता दिया, अनुच्छेद 21 बता दिया, अनुच्छेद 39D बता दिया, डीपीएसपी, अनुच्छेद 51 का बता दिया, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बता दिया आपने, सुकन्या समृद्धि बता दिया, ठीक है। क्लियर है? तो सारी की सारे सरकारी प्रयास आपने बता दिए। अब आपको क्या बताना है? अब आपको यह बताना है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फैक्ट, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक महिलाओं के अधिकारों में, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक महिलाओं के अधिकारों में निरंतर कमी देखी गई, जिसने महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में स्थापित किया, महिलाओं को समाज का एक कमजोर वर्ग बना दिया और वो पूरी तरह से पुरुषों पर आश्रित हो गए। उनका स्वयं का कोई कॉन्फिडेंस या सम्मान या डिग्निटी जो है वो उनकी नजर में नहीं रह गई। एज ए पर्सन तो थी, लेकिन उनकी नजर में दोस्तों उनका क्या हो गया? अपना अस्तित्व जो है वो ना के बराबर हो गया। और दोस्तों कहीं कहीं दोस्तों आज की डेट में भी दोस्तों यहां पर आपको देखने को भारत में मिल जाएगा दोस्तों कि आज की डेट में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है, ठीक है। आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। क्लियर? तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज की डेट में महिलाएं जो है वो पूर्णतः जो है परिवार के लिए समर्पित रहती हैं, सब कुछ करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि ये हमारा क्या है? दायित्व है, और कभी भी अपने बारे में वो नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जो 3000 वर्षों से
3000 वर्षों से जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, वैदिक सभ्यता के बाद जो अधिकारों में कमी देखी गई, पूर्णतः महिलाओं को पुरुषों पर आश्रित बना दिया गया और समाज में, घर परिवार में एक कमजोर वर्ग के रूप में उनको क्या हुआ, स्थान मिला। और कहीं ना कहीं ये जो बेड़ियां हैं वो कैसी हैं, ये बेड़ियां दोस्तों वास्तविक नहीं है, ये बेड़ियां कहीं ना कहीं मानसिक है दोस्तों। क्यों? एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। एक हाथी है दोस्तों, उसको जंजीर में बांधकर, पेड़ से बांधकर रखा गया। हाथी दोस्तों पूरा जीवन उस जंजीर से बंधा रहा। उसके बाद उसका बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसका बच्चा भी दोस्तों जंजीर से बंधा था और बच्चे को थोड़े दिनों बाद, 2 साल 3 साल बाद जंजीर से खोल दिया गया। लेकिन वो बच्चा भी वहीं पे खड़ा रहा दोस्तों, पूरा जीवन भी उसने वहीं खड़े होकर बिता दिया। क्यों बिता दिया? क्यों? क्योंकि उस बच्चे की जंजीर जो थी वो मानसिक थी दोस्तों, वो वास्तविक जंजीर नहीं थी। लेकिन वो जंजीर क्या थी? क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन देखा जब से वो पैदा हुआ कि उसका पिता जो है जंजीर से बंधा हुआ है। तो उसने जब पैदा हुआ तो शुरुआत में अपने को भी देखा, तो उसके दिमाग में ये फ्रेम हो गया कि मैं भी क्या हूं, जीवन भर मेरे को भी यहीं पर खड़े जंजीरों से बंधे हुए रहना है। क्यों? क्योंकि ये कमी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमी क्या है, यहाँ पर कमी मानसिक बेड़ियों की है दोस्तों। ये मानसिक बेड़ियां जो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो महिलाओं को क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज आज की डेट में भी महसूस होती है। क्लियर है? सही बात है कि नहीं? जो भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसा है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं इन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने की आवश्यकता है। और कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, और ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं दोस्तों जिन्होंने क्या किया, उन बेड़ियों को तोड़ा है और समाज में अपना जो स्थान बनाया है दोस्तों, वो स्थान जो है वो काबिल तारीफ है। और काफी हद तक दोस्तों उन्होंने क्या किया है, एक ऐसा मकाम आप हासिल करने लगी है महिलाएं जो पुरुषों के लिए भी शायद दुष्कर है बहुत सारे। सब सही बात है कि नहीं दोस्तों? लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये क्या है, उन मानसिक बेड़ियों को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और महिलाओं को अपने स्तर पर भी प्रयास करना पड़ेगा और हम समाज को, नागरिक समाज को भी आगे आना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भी प्रयास होना चाहिए और जागरूकता अभियान भी चलने चाहिए एनजीओ के द्वारा। तब जाके हम क्या कर पाएंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं दोस्तों। ये बात आप सभी लोगों को कंक्लूजन में बताना पड़ेगा। और जब आप ऐसा कंक्लूजन लिख देंगे तो आप ये समझिए दोस्तों, आपको एग्जामिनर मार्क्स देने से वो रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आगे की राह बतानी है दोस्तों कि आगे की राह क्या है, ठीक है। ये आपको बतानी होती है किसमें, कंक्लूजन में। समझ में आ गई बात? और यहां पर जब आप एंड करिए तो यहां पर भी दोस्तों एक कोटेशन या कविता या आप कथन ये लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर? ठीक है ना दोस्तों? क्या लिखेंगे, अभी तो मुट्ठी भर जमीन ही नापी है हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है दोस्तों। ये लाइन अगर आपने लिख दी एंड में तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देने के लिए विवश हो जाएगा और सबसे बेस्ट मार्क्स आपको देगा दोस्तों। पूरे मार्क्स तो किसी को नहीं मिलते, लेकिन सबसे बेस्ट मार्क्स आपको देके जाएगा निबंध में, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सही बात है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग को समझ में आ रही है बात कि नहीं, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ठीक है। तो कैसे निबंध लिखना है क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको मैं निबंध कोशिश करूंगा दिखाने का, और वो निबंध अगर आपको ने देख लिया तो निश्चित रूप से मान के चलिए आप सभी लोग जो हैं वो निश्चित रूप से एक बेहतर तरीके से आप लोग क्या कर पाएंगे, निबंध को लिख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया दोस्तों मार्क्स भी मिलने वाले। एक मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर एक निबंध में दिखाने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। एक निबंध में यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। आपको जो शुरुआत करनी है, यहाँ पर जो कंक्लूजन आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो कंक्लूजन यही लिखेंगे जो हमारे विजेता बैच में दोस्तों हम लोगों ने निबंध लेखन किया है। ये उस बैच का दोस्तों कॉपी है, उस बैच का कॉपी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, और अभी तो सारा आसमान बाकी है दोस्तों। और ये कंक्लूजन में अगर आपने लिख दिया दोस्तों तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो एग्जामिनर होगा वो आपसे निश्चित रूप से मान के चलिए प्रभावित होगा, आपके सोच से, आपके विचार से। और जब भी कंक्लूजन दीजिए दोस्तों उसमें 3 चीजें याद रखिएगा। जब भी कंक्लूजन आपको देना है 3 चीजें याद रखना है कि कंक्लूजन जो है दोस्तों क्या होना चाहिए, कंक्लूजन जो है वो आपका सकारात्मक होना चाहिए।
सकारात्मक होना चाहिए, नवोन्मेषी होना चाहिए, नवोन्मेषी या इनोवेटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैग्मेटिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सकारात्मक या पॉजिटिव होना चाहिए और इनोवेटिव या नवोन्मेषी होना चाहिए। ये दोस्तों आपका उपसंहार या कंक्लूजन होना चाहिए। याद रखिएगा, ये दोस्तों अगर आपने कर दिया, निश्चित रूप से मान के चलिए, निश्चित रूप से आपको पूरे मार्क्स दोस्तों मिलेंगे, ये मैं आपको दोस्तों यकीन दिला सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यहां पर दोस्तों जब आप मेन बॉडी लिखें तो इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए, फ्लो चार्ट्स को डालना चाहिए। यहां पर आपको मैप्स डाल सकते हैं अगर आप ज्योग्राफी से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम्स डाल सकते हैं। ठीक है, चार्ट्स डाल सकते हैं। इनका भी आपको व्यापक तरीके से दोस्तों उपयोग करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो यकीन मान के चलिए आप सभी लोग दोस्तों एक बेहतर निबंध और एक बेस्ट निबंध दोस्तों लिख सकते हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ठीक है, और ये सारी चीजें दोस्तों, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने जो विजेता बैच है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे छात्रों की तरफ से यूट्यूब के मैसेजेस आ रहे थे, सर ऐसे राइटिंग पर एक निबंध बता दीजिए, एक ऐसे राइटिंग कैसे शुरू करें, एक वीडियो बना दीजिए। तो इसलिए दोस्तों आप लोग की मांग पर ये वीडियो बनाया हूं, और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं आप सभी लोग जो भी छात्र हैं जिसको कुछ भी नहीं लिखना आता होगा निबंध में, वो भी निबंध लिख सकता है, ये मैं अश्योर करता हूं। ठीक है, और आप सभी दोस्तों से मैं अपील करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि ये निबंध दोस्तों इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। और हम दोस्तों मैं आपको बताएं, निश्चित रूप से यकीन दिलाते हैं कि यहां पर जो हमारा जो बैच चल रहे हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जो आप ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं केवल यूपीपीसीएस और आरओ के लिए, तो ऐसे राइटिंग का बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब लोग ऐसे राइटिंग का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।